वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग सिंपल सर्किट पर आधारित उसके आंकिक प्रश्नों को जानेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि सेल से जुड़ा हुआ है, कह रहे कि सेल का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन 3.1 कि विद्युतवाहक बल 12 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर 0.4 ओम, अधिकतम धारा आई मैक्स का मान निकालना है। तो बच्चा लोग हम लोग सेल से निकलने वाली धारा का मान कैसे निकाले थे? सेलों के संयोजन में हम लोगों ने पढ़ा था सेल से प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित धारा I बराबर कुल विद्युतवाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। अब बताओ I मैक्स निकालना हो तो अधिकतम धारा तभी न होगी जब यह न्यूनतम हो। I अधिकतम कब होगा? जब इसका हर यह न्यूनतम हो। तो न्यूनतम में आंतरिक प्रतिरोध R ये दिया हुआ है, बाह्य प्रतिरोध हम लोग लगाते हैं। तो I मैक्स के लिए R का मान कितना होना चाहिए? निश्चित तौर पर कहोगे सर R 0 लगाइए, क्योंकि R जितना न्यूनतम लगाइएगा I का मान उतना अधिक होगा। तो E बटा में R और इसको न्यूनतम कर दिए 0। तो I अधिकतम तभी होगी जब R का मान 0 होगा। तब कितना हो जाएगा निकाल लीजिए। 12 वोल्ट विद्युतवाहक बल है और 0.4 30 एम्पियर अधिकतम धारा का मान हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन इसमें भी है। फॉर्मूला क्या अभी हम लोगों ने लिखा? I बराबर E बटा में R प्लस R। हमें R निकालना है तो इसको यहाँ लाइए। R प्लस R बराबर E बटा में I। तो R बराबर कितना हो जाएगा? E बटा में I माइनस R। E विद्युतवाहक बल 10 बटा में I 0.5 और माइनस R 3 है। तो R बराबर ये हो जाएगा 20 माइनस 3 17 ओम। अब कह रहा है V का मान। तो एक और सूत्र हमने पढ़ा था। क्या सूत्र पढ़ा था हमने? E बराबर V प्लस आई आर। तो V बराबर क्या हो जाएगा? E माइनस आई आर। E कितना है? 10 वोल्ट। I कितना है? 0.5। R का मान स्मॉल r 3। तो 10 1.5 8.5 वोल्ट। आपको पहले ही पढ़ाया गया कि विद्युतवाहक बल से टर्मिनल विभवांतर सदैव कुछ कम होता है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न थे। आज का आपका सबसे, और इस चैप्टर में अगर आपको कुछ सीखना है तो व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ को सीखना है। आपके सामने एक परिपथ हमने बना दिया है, ये आपके एनसीईआरटी का 3.10। और बच्चा लोग जानिएगा 3.2 बता दिए, 3.3 3. ये सब हम ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। चूँकि एनसीईआरटी में कंबाइंड चैप्टर है तो 3.3 से लेकर 3.98 तक, 3.9 है, 10 नहीं है, 3.9 3.8 तक हम लोग बना चुके हैं ओम्स लॉ में। एक ही क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, ये 3.9। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक बंद परिपथ दिया हुआ है ना, और कह रहा है कि प्रत्येक शाखा में, इसमें आपको कुछ शाखाएं दिख रही, प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन अब सीख गए। एक क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, एक क्वेश्चन बना लिए तो इस पर आधारित आप कैसा भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। नियमों को आप ध्यान से देखिए, किरचॉफ्स लॉ को नियम फॉलो करिए। किरचॉफ के नियम, कौन सा नियम कहाँ कैसे लगेगा, उसका चिन्ह परिपाटी क्या है, उन बातों को ध्यान दीजिएगा। तो इसकी प्रत्येक शाखा में हम लोग धारा का मान निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। इन सबको हम मिटा देते हैं। तो चलिए पहले डायग्राम में आइए। यहाँ सेल लगा हुआ है, बड़ी रेखा इधर है तो धारा इधर से निकलेगी। बड़ी रेखा इधर है, धारा इधर से निकलेगी। तो मान लो सेल से निकलने वाली धारा, सेल 10 वोल्ट विद्युतवाहक बल का ये दिया हुआ है, लेकिन सेल में धारा कितनी है ये नहीं दिया हुआ। तो मान लीजिए सेल से बहने वाली धारा I। जब I बिंदु A पर आएगा तो दो भागों में न टूटा। तो इस भाग में अगर I1 है तो इस भाग में I माइनस I1। आप I2 भी लिख सकते हो, लेकिन बच्चा लोग थोड़ा गणित ध्यान दीजिएगा।
चर राशियों की संख्या बढ़ाते जाओगे, I1 I2 I3 I4 I5, गणित कठिन होते जाएगा। तो हमें वेरिएबल्स कम से कम रखने हैं। अगर एक ही से काम चल जाता है तो एक ही में, क्योंकि आप जितना I2 मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, I3 मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, I4 मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, गणित बड़ा हो जाएगा। तो हम चलो या देखो, यहाँ से मार्केट से हम घर से 100 रुपये लेकर चले, 20 रुपये इधर खर्च कर दिए, तो इधर कितना 100 - 20 I - I1। अब ये I1 बिंदु B पर गया, यहाँ गया, तो ये दो भागों में कुछ भाग इधर आएगा, कुछ भाग इधर आएगा। तो इधर मान लो कि आया I2, तो इधर कितना जाएगा, इसमें से घटा लेंगे I1 - I2, और इस वाली शाखा में बहने वाली धारा, तो ये वाला तो आएगा ही, I - I1 तो आएगा ही ये वाला, और ये भी आ रहा है प्लस I2, और ये यहाँ पुनः I हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी संरक्षण होता है। तो ये तो धारा का हम लोग नामकरण किए। बच्चा लोग आधा ये हल हो गया। अगर ये सही करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर यही गलत करेंगे तो फिर हमारा सॉल्यूशन सही नहीं होगा। किरचॉफ के नियमों पर चले तो पहले बताओ इसमें कितनी चर राशियाँ हैं, 3, I, I1 I2, 3 चर राशियाँ हैं ना, और इन्हीं धारा का मान हमें ज्ञात करना है। और हर शाखा में धारा निकल जाएगी। अब पूछा जाएगा कि 10 ओम वाली शाखा में धारा I1 का मान बताइए, सेल वाली शाखा में धारा I का मान बताइए, AD वाली शाखा में धारा I - I1। आपको I1 I2 निकाल लेना है, 3। तो गणित कहता है कि जितने चर राशि रखते हो उतने समीकरण बनाने पड़ेंगे। अगर 2 चर है, 2 वेरिएबल है तो 2 समीकरण चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 समीकरण। तो हमें 3 समीकरण इसमें से चाहिए, क्योंकि 3 वेरिएबल हमारे पास है, I, I1 I2। 3 समीकरण, 3 वेरिएबल हमें बनाने हैं, 3 समीकरण बनाने हैं। तो 3 समीकरण कैसे बनाएंगे, अब देखो, जैसा कि थ्योरी हमने पढ़ाया था, एक समीकरण यहाँ बना लेते हैं। तो बंद परिपथ ABDA, बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ, बंद परिपथ में किरचॉफ का कौन सा नियम लगेगा, दूसरा बंद परिपथ के लिए है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। चलिए दूसरा नियम क्या है, हर शाखा में धारा प्रतिरोध का गुणा करो, सबको जोड़ो और कुल विद्युत वाहक बल के बराबर कर दो। क्लॉकवाइज है तो प्लस में, और एंटी क्लॉक है तो माइनस में। तो ये देखो, ये I1 क्लॉकवाइज है ना, I2 भी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये वाला मान I - I1 ये एंटी क्लॉक है। तो 10 I1, प्रतिरोध 10 है, धारा I1, तो 10 I1 5 I2 प्लस में ही 5 I2, और यह एंटी क्लॉक है, I - I1 -5 I - I1 बराबर कुल विद्युत वाहक बल। तो इस परिपथ में कहीं विद्युत वाहक बल कहीं सेल लगा है इस त्रिभुज में, नहीं ना, तो कुल विद्युत वाहक बल का मान 0। बच्चा लोग 5 कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लीजिए, 5 कॉमन करके 5 कटा देते हैं। तो 2I1 प्लस I2 माइनस I माइनस प्लस I1 बराबर 0। I बराबर, इसको उधर कर देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा 3I1 प्लस I2। समीकरण 1 मिला। हमें कितने समीकरण निकालने हैं, 3। अब यही करो इधर वाले त्रिभुज में, इधर वाले में BCDB, बंद परिपथ BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। चलिए फिर से ये देखो, ये BC शाखा क्लॉकवाइज है, लेकिन इसके लिए ये सब एंटी क्लॉक है। तो ये प्लस में I1 5 I1 माइनस I2, 5 I1 माइनस I2,
-5i2, ये देखो 5i2, और ये एंटी क्लॉक है तो ये भी माइनस में 10, -10 धारा डीसी शाखा में I - I1 + I2, I - I1 + I2 बराबर 0। इसमें भी कोई विद्युत वाहक बल, कोई सेल नहीं लगा है। 5 कॉमन करके घटा दो, यहाँ I1 - I2 -I2 -2i +2i1 -2i2 बराबर 0। ये देखो I1 2i1 3i1, I2 कितना, I2 2i2 -4i2 -2i, I का मान रख दो बच्चा लोग, I का मान समीकरण 1 से कितना, I की जगह 3i1 + I2, 3i1 + I2 बराबर 0। 3i1 -4i2 -6i1 -2i2 बराबर 0। 3i1 - 6i1 -3i1, 4i2 -6i2, -3 का कॉमन करके कटा दो तो I1 + 2i2 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण आ गया। एक और हमें चाहिए, एक और बंद परिपथ चाहिए। बाहर से बाहर कोई भी ले सकते हो, बाहर से बाहर ले लो बंद परिपथ। बंद परिपथ ए बी सी, इसको डी हो गया है, ई एफ कर देते हैं। ए बी सी ई एफ ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। चलिए किरचॉफ का दूसरा नियम, ए से शुरू करें, ऐसे बाहर से बाहर चलना है हमें, ए से शुरू करना है। 10i1 क्लॉकवाइज है, 10i1 क्लॉकवाइज है तो प्लस, ये भी क्लॉकवाइज है, 5i1 - I2 + 5i1 - I2, ये हो गया। सी तक आ गए। अब इधर आते हैं, इस शाखा में तो धारा I है, 10i बराबर कुल विद्युत वाहक बल। इसमें विद्युत वाहक बल है 10 वोल्ट का, और ये इधर है बड़ी रेखा। विद्युत वाहक बल का चिन्ह बड़ी रेखा से मापा जाता है। बड़ी रेखा इधर इंडिकेट करती है तो ये ऐसे माना जाएगा। ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक, निश्चित तौर पर क्लॉकवाइज, बराबर 10 वोल्ट। कुल विद्युत वाहक बल इस परिपथ में, इसमें 10 वोल्ट है। तो 10i1 + 5i1 - 5i2 + 10i का मान समीकरण 1 से 3i1 + I2, 3i1 + I2 बराबर 10 और 5 15i1 - 5i2 + 30i1 प्लस 10i2 बराबर 10। 30 15 45i1 + 5i2 बराबर 10। ये समीकरण 3। तो बच्चा लोग हमारा गणित कंप्लीट हो गया। 3 अज्ञात राशियां I1 I2, 3 समीकरण 1 2 3। अब गणित हल करो, फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। गणित हल करके I1 I2 का मान निकाल लेते हैं। तो चलो ये देखो, I1 + 2I2, तो यहाँ I1 की जगह यहाँ से I1 का मान रखे तो -2I2 हो जाएगा ना। तो समीकरण 3 में 2 से I1 बराबर -2I2 रखने पर 45, I1 की जगह -2I2,
प्लस 5i2 बराबर 10। 45 दूनी 90, 90 तो ये हो जाएगा 85। 90i2 प्लस 5i2 माइनस 85i2 बराबर 10। i2 बराबर माइनस 10 बटा में 85। i2 बराबर माइनस 2 17 एम्पियर। i1 का मान यहाँ से -2i2, समीकरण 2 से i1 बराबर ये कितना हो जाएगा -2i2, -2 से गुणा कर दीजिए 4 बटा में 17 एम्पियर। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये माइनस आ रहा है माइनस, तो थोड़ा ध्यान। तो इस परिपथ में ये धारा इधर से भी तो जा सकती थी, जो i2 हम ऊपर से दिए हैं वो इधर से भी तो जा सकती थी। तो बीच वाली शाखा में हम पहले से नहीं जानते होते हैं कि धारा किधर जाएगी, हम अंदाज से ही मान बैठाते हैं। तो हमने बात बोला था कि B से D की ओर आ रही है, तो I2 का मान माइनस आया है। माइनस क्या बता रहा है कि हमारा मानना गलत है, धारा B से D नहीं D से B की ओर जाएगी। माइनस ये इंडिकेट करता है। बीच वाली शाखा कंफ्यूजनात्मक होती है, कंफ्यूजन होगा कि वो धारा इधर से इधर करे कि नीचे से ऊपर करे, दोनों कर सकते हैं। तो अंदाज से शुरू में हम नहीं ना जानेंगे किधर से किधर होगा, तो हम किधर से भी चिन्ह लगा देंगे। अगर प्लस में आया है तो हमारा मानना ठीक था, अगर माइनस आया है तो हमारा मानना उल्टा, जो भी माने थे उसका उल्टा। हमने माना था कि B से D, ये आ गया D से B। अब ये निकल गया। अब हर शाखा में धारा का मान बताओ। तो चलो इन मानों को रखेंगे यहाँ, इन सबको मिटा देते हैं। 3i1 प्लस i2, समीकरण 1 से i बराबर 3i1। i1 का मान कितना है 4/17, अब प्लस i2 का मान आया है -2/17। तो i बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 2 गया 10/17 एम्पियर। तो हमने तीनों अज्ञात राशियों का मान निकाल लिया। तो बताओ प्रत्येक शाखा में, तो सेल वाली शाखा में, सेल वाली शाखा में धारा, सेल वाली शाखा ये है, इस शाखा में धारा I माने थे, तो I बराबर कितना 10/17 एम्पियर। एक तो ये हो गया। अब AB शाखा में धारा, AB शाखा में धारा I1 ना, तो I1 का मान कितना आया 4/17 एम्पियर। BD शाखा में धारा, BD शाखा में धारा, उसमें क्या माने थे I2 ना, I2 का मान आया है -2/17 एम्पियर। ये माइनस क्या बताता है ये भी लिख देते हैं। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि BD शाखा में धारा B से D की ओर नहीं बल्कि D से B की ओर प्रवाहित होती है। ये तो हो गया। अब हर शाखा में निकालना है, तो हम ले इसमें निकालिए, इसमें निकालिए, इसमें। अब देखो AD,
एडी शाखा में धारा। तो बाबू एडी शाखा में धारा क्या है? I माइनस I1, I माइनस I1। I कितना आया है? 10/17। माइनस I1 कितना आया है? I1 4/17 बराबर 6/17 एम्पियर। ये भी हो गया। अब बीसी शाखा में धारा, बीसी शाखा में धारा, तो बीसी में क्या नामकरण हुआ है? I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। I1 कितना आया है? 4/17। अब माइनस I2 कितना था? -2/17। तो ये भी 6/17 एम्पियर। और लास्ट में डीसी शाखा है, डीसी शाखा में धारा क्या आया है? I माइनस I1, I माइनस I1 प्लस I2। I कितना आया है? 10/17 माइनस I1 कितना? 4/17 और I2 -2/17। तो ये हो जाएगा 4/17 एम्पियर। तो इस तरह से इस बंद परिपथ की विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धाराओं का मान हमने ज्ञात कर लिया। सेल वाली शाखा में I धारा है वो निकाल लिया, एडी शाखा में I1 है वो निकाल लिया, बीडी शाखा में I2 है वो निकाल लिया। और ये निकल जाए तो हर शाखा में इनका मान रख करके हर शाखाओं में बहने वाली धाराओं के मान निकाले जा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चनों की तरफ चलें कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब जानते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 3.10 जो कि मीटर सेतु से जुड़ा हुआ है। तो चलो देखना क्या दिया हुआ है। मीटर सेतु का सिद्धांत ये था, आया था ना, L/100 माइनस LR/S। R का मान निकालना, S दिया हुआ है, L दिया हुआ है। तो L 39.5 और 100 माइनस 39.5। R निकालना है और S का मान है 12.5। बच्चा लोग आप गुणा भाग करिएगा, हम करके रखें। 8.16 ओम, ये R का मान निकल आता है। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि R और S को, R की जगह S की जगह R कर दो, तो क्या हो जाएगा? L का मान अब बताओ। तो L बटा में 100 माइनस L, S अब हो जाएगा R के बदले में S 8.16 और R का मान S वाला मान हो जाएगा 12.5। तो इस तरह से L का मान आप गुणा भाग करते हैं तो L का मान आता है, संतुलन बिंदु बदल दिया जाए तो L का वैल्यू बताते हैं गुणा भाग करने के बाद 60.5 सेंटीमीटर, 60.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल आसानी से। और तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है ये भी ध्यान से सोचिएगा, ये अपने से बताना है कि सेतु की संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को बदल दिया जाए। गैल्वेनोमीटर की जगह सेल की जगह। तो बाबू सेतु की संतुलन अवस्था में, सेतु संतुलित कब होता है? जब गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा 0 होती है। तो ये क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा? बाबू सेतु जब संतुलित होता है तो गैल्वेनोमीटर कभी भी कोई धारा दर्शाता नहीं है। तो हमें मालूम है कि सेतु की संतुलन अवस्था किसको कहते हैं? जब गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान 0 हो तो वह कोई धारा दर्शाएगा नहीं। तो इसमें लैंग्वेज लिखना है। 3.11 पर आते हैं। कह रहा है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आसान है। 8 वोल्ट का एक संचायक बैटरी है और 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज हो रहा है। 8 वोल्ट की यह बैटरी है और इसको एक दूसरे बैटरी से चार्ज करते हैं जो कि 120। तो 120 जब लगाएंगे तो 8 तो ये ले लेगा, तो परिपथ का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? परिपथ का EMF E बराबर 120 में से 8 दे दिए
तो E बराबर हो जाएगा 112 वोल्ट, है ना। और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये लिखा हुआ है श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में इन दोनों को जोड़ दो R प्लस R को, तो 15.5 आप प्लस 0.5 तो 16 ओम। परिपथ में धारा कितनी बहेगी, ओम के नियम से I बराबर कुल विद्युत वाहक बल 112 बटा में 16, 7 एम्पियर। I बराबर 7 एम्पियर। परिपथ की टर्मिनल वोल्टता तो क्या होता है, E बराबर V प्लस आई आर। परिपथ में तो प्रतिरोध R होता है ना, हमने वो थ्योरी में स्मॉल r पढ़ा था। तो स्मॉल r तो सेल के अंदर होता है, ये परिपथ में कर है तो परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E। परिपथ का विद्युत वाहक बल E कितना है 120, और ये इधर आ जाएगा माइनस I 7, R का मान 15.5, 120 माइनस 7 5 35, 35 और 3 38, 7 3 11। ये मान आता है आपका, गुणा भाग गलती करिएगा, 7 5 35, 35 3 38, 38 3 7 3 10। तो ये हो जाएगा V बराबर 11.5 वोल्ट। तो उस बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कितनी, 11.5 वोल्ट। फिर से समझा देते हैं, ध्यान से सोचना। यह एक छोटी सी बैटरी है 8 वोल्ट की, एक दूसरे बैटरी से इसको चार्ज करें डीसी 120 वोल्ट की। तो जब इसको लगा दिए तो बैटरी में विद्युत वाहक बल कौन सा फ्लो करेगा, 120 था तो 8 तो ये ले लिया, तो 112 ना। तो परिपथ में वोल्टता कितने रह गया है, 112 वोल्ट। कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 16 एम्पियर। तो परिपथ में बहने वाली धारा 7 एम्पियर हो जाएगी। टर्मिनल वोल्टता तो E बराबर V प्लस I। परिपथ का तो परिपथ में वोल्टेज 120 है, I 7 है, और R परिपथ का R कितना है 15.5, तो 11.5। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक बैटरी है 1.25 वोल्ट की, और इसका संतुलन बिंदु 35 सेंटीमीटर पर है, और एक दूसरी सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया है, मतलब इस सेल को हटाकर एक दूसरा सेल E2 लाओ, तब संतुलन बिंदु 63। तो दूसरे का विद्युत वाहक बल E2 का मान विभवमापी है। तो विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है, याद है, ऐसे था, V समानुपाती या V बराबर KL आया था, V बराबर KL। तो V की जगह विद्युत वाहक बल E है, तो E बराबर KL। तो E1 बराबर KL1, E2 बराबर KL2, और E2 बटा E1 कर देंगे, भाग दे देते हैं K को कटाने के लिए, तो L2 बटा में L1। तो E2 बराबर L2 कितना 63, L1 कितना 35, और ये कितना E1 1.25। 7 से कटाओ 9, 5 से कटाओ 5 दूनी 10, 25 गुणे 9 225। तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल कितना 2.25 वोल्ट। तो ये हमारे एनसीईआरटी में ये कुछ समस्याएं थी। अगले क्लास में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।